नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 11 की एनसीईआरटी के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं भारत भौतिक पर्यावरण, चैप्टर 5 में प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा की गई है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको वही रिवाइज लगेगी और कुछ जानकारी अलग से दी गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाली वनस्पति होती है और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत मुख्य रूप से उस क्षेत्र के वनों का अध्ययन किया जाता है। तो जो टॉपिक है या जो चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति का, उसके अंतर्गत हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति या भारत के वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जो वनों के प्रकार हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, बेलांचली व अनूप वन। जो बेलांचली व अनूप वन होते हैं ये आर्द्र भूमि में या दलदली भूमि में उगने वाले वन होते हैं। आर्द्र भूमि या दलदली भूमि में उगने वाले वन। भारत में आर्द्र वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से मैंग्रोव फॉरेस्ट का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है, पहले इसे मानचित्र पर देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझ लेंगे। इस मानचित्र को देखिए, ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसी में दिया गया है ये मैप। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो एरिया दिया गया है, कलर से मैच करते जाइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों का अगर क्षेत्र देखना है आपको तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। ये जो थोड़ा सा डार्क कलर दिखाया गया है प्लस ये वाला और इसके अलावा ये वाला और ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों का क्षेत्र है। इसके अलावा पर्वतीय वनों का जो क्षेत्र है, वह आप लोग जो डॉटेड एरिया देख रहे हैं ये वाला, इस वाले क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये जो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, एक तो ये वाला क्षेत्र हो गया, एक ये वाला क्षेत्र हो गया, जो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने वाला कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और ये जो ब्लैक कलर से आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये वाले एरिया, ये बेलांचली व अनूप वन। बेलांचली व अनूप वनों का मतलब है कि आर्द्र भूमि में या दलदली भूमि में उगने वाले वन, और यहाँ पर विशेष रूप से मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये वाले जो डार्क ब्लैक कलर से स्पॉट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने मानचित्र पर समझ लिया कि भारत के किस क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और फिर से मानचित्र पर इनकी लोकेशन देखते जाएंगे। सबसे पहले नंबर आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जहां पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो तापमान भी अनुकूलित हो और उसके साथ साथ वर्षा भी जिन क्षेत्रों में अधिक होती है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों को सदाबहार क्यों कहा जाता है, पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार इस चीज़ पर चर्चा की है, लेकिन फिर से समझ लेते हैं कि जो सदाबहार वनों के जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वे साल के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। इसलिए जब उन्हें दूर से देखा जाता है तो वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इस प्रकार के वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। एक अन्य प्रकार अभी आप लोगों ने वर्गीकरण में पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उन वनों को पर्णपाती क्यों कहा जाता है? पर्णपाती कहने का
कारण ये है कि जो पर्णपाती वन होते हैं उनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वे शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। कहने का मतलब है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनमें जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं तो वे अधिकांश वृक्ष शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए जब दूर से उसे देखा जाता है उस प्रकार के वनों को तो उस शुष्क ऋतु में वे वन पत्ती के बिना दिखाई देते हैं, इसलिए उनको पर्णपाती कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, और जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। लिखी हुई है वही लाइन, चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष होते हैं वे रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी है। यहाँ पर जो ये जानकारी ली गई है एनसीईआरटी से, तो प्रत्येक प्रकार के वनों के मुख्य वृक्षों की जानकारी भी दी गई है। ये विशेषताएं कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, और उस प्रकार के जो मुख्य वृक्ष हैं उस प्रकार के वनों में, उनको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जो 28 मई 2023 को आईएएस की परीक्षा हुई थी उसमें भी एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था। एक तरफ वृक्ष का नाम लिख दिया गया था और दूसरे उसके सामने लिख दिया गया था वनों का प्रकार, फिर मैच करने के लिए एक प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह याद करने वाली है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियां कौन कौन सी हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। तो ये जानकारी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वे सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और कैल इत्यादि। तो ये जानकारी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जानकारी यहाँ से याद करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ उसका कारण मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि जब भी चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आईएएस की परीक्षा हो, तो जब भी प्रीलिम्स का पेपर बनाया जाता है तो फर्स्ट रेफरेंस के रूप में एनसीईआरटी को लिया जाता है। सारी खुदाई एक तरफ, एनसीईआरटी एक तरफ, और जो बात एनसीईआरटी में लिखी गई होती है उसे ही प्रमाणिक माना जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ ऐसी तथ्यात्मक जानकारी दी गई है जो कि या जिससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, उस जानकारी को आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। इनका एरिया भी फिर से देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार, तो एक तो ये है पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, तमिलनाडु का ये वाला भाग, इसके अलावा ये वाला भाग हो गया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में ये वाला जो क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को छोड़कर नीचे का ये जो पूरा क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तथा अर्ध सदाबहार वन। एरियाज आप लोगों ने इधर देख लिया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, तमिलनाडु का ये कोरोमंडल तट का ये वाला पूर्वी भाग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन मैं लिख भी दे रहा हूं ब्रैकेट में, मानसूनी वन। और अगर
ये देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये वन भारतवर्ष में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इस प्रकार के वनों को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यही सारी जानकारी आगे लिखी हुई है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद का मतलब है कि पर्वतों का जो आधार भाग होता है, जहां कहीं भी गिरिपद लिखा हुआ हो, तो गिरिपद का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत क्षेत्र है, ये वाला कोई पर्वत क्षेत्र है, तो इस पर्वत के आधार का ये जो क्षेत्र है निकट का, पर्वत के आधार के निकट का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाएगा गिरिपद। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। और इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वे कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। सागवान का मतलब हो गया सागौन, सामान्य रूप से जिसे कहा जाता है सागौन, वही लिखा हुआ है सागवान, इंग्लिश में टीक कहते हैं इसको। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। दूसरा हो गया शुष्क पर्णपाती वन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड इत्यादि मुख्य हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। अगले प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर वर्षा कम होती है, और भारत में जहां पर वर्षा या जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो कम आर्द्रता या कम नमी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ऐसे वृक्षों में इस प्रकार से अनुकूलित होने की क्षमता होती है कि वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की बर्बादी कम से कम करते हैं, और इसके लिए वे कई प्रकार के अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे उनमें मोटी और मोमी त्वचा पाई जाती है, जैसे नागफनी में, या फिर पत्तियों की जगह कांटे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कटीले वनों के वृक्ष स्वयं को इस प्रकार से अनुकूलित कर लेते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की बर्बादी कम से कम हो, और इस प्रकार के वनों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो कम नमी या कम आर्द्रता में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां भी उगती हैं। इस प्रकार के वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इसको पहले मानचित्र पर देख लीजिएगा। मानचित्र पर हम लोगों ने पर्णपाती वनों को भी नहीं देखा था, फिर से देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इधर ये और ये वाला एरिया,
इसके बीच में आप लोगों को जो इस वाले कलर से जो एरिया जहाँ जहाँ दिख रहा है, वहाँ वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, वे भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के बाद हम लोगों ने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो आप लोग देखेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ही वर्षा काफ़ी कम होती है। जब हम लोगों ने जलवायु से संबंधित अध्याय को पढ़ा था, उसमें मैंने वर्षा के वितरण का मानचित्र दिखाया था। तो उसमें भी आप लोगों ने समझा था कि इन वाले क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन उगते हैं। तो एरिया आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं, बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। और इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। तो यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, वह कटीली वनस्पति पाई जाती है। और कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि पौधे स्वयं को इस प्रकार से अनुकूलित कर लेते हैं कि ताकि बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की बर्बादी अधिक ना हो। क्योंकि अगर पत्तियां होंगी, पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन होगा, बाष्पोत्सर्जन से जल की बर्बादी अधिक होगी। तो कटीले वनों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो इस प्रकार से अनुकूलित कर लें कि बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की बर्बादी कम हो। साथ ही साथ कम नमी में भी सर्वाइव करने वाले या कम नमी में भी विकसित हो सकने वाले वृक्ष ही इन इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। और इनका एरिया आप लोगों ने मानचित्र पर देख लिया था। एक तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। अगर देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, तो पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग हो गया, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का भी आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, कर्नाटक का कुछ भाग हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग हो गया। इन भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए, हमने अभी आपको मानचित्र दिखाया था और बता दिया था कि उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसका कारण ये है कि मुझे मानचित्र पर प्रत्येक राज्य की लोकेशन पता है। तो मैं बीच बीच में आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप लोग मानचित्र का भी अभ्यास करते रहिए। उसको कहने का कारण यही है, उस सलाह का कारण यही है कि जितना ज़्यादा आप लोग मानचित्र का अभ्यास कर लेंगे, भूगोल को समझना उतना ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे केवल इसी मानचित्र को देखकर भारत में उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के क्षेत्र को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस वाले क्षेत्र में पंजाब का क्षेत्र है, इधर हरियाणा का क्षेत्र है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पूरा राजस्थान हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग हो गया, ये तो यहाँ पर हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, यहाँ पर कर्नाटक का पूर्वी भाग हो गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का कुछ भाग हो गया। तो इतनी जानकारी अगर आप लोग लिख देंगे और मानचित्र बना देंगे तो उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से भूगोल को समझने और भूगोल को पढ़ने के लिए आप लोगों को लगातार मानचित्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के बाद जो अगले प्रकार की वनस्पति या अगले प्रकार के जो वन हैं, वे हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों के बारे में आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो पर्वतीय वन है, उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी भारत के या उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। क्योंकि भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उत्तर भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, तो उस हिमालय के पर्वतीय वन हो गए। और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भारत के दक्षिणी भाग में भी हैं, जैसे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला हो गई, या बिंद सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला हो गई, या नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला हो गई। तो जो पर्वतीय वन है, वे 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। उत्तरी पर्वतीय वन, या इनको लिखा जाना चाहिए हिमालय के पर्वतीय वन, क्योंकि हिमालय उत्तर में है। हिमालय के पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन,
क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र दक्षिणी भारत में भी है। विंध्य, सतपुड़ा, और पश्चिमी घाट और नीलगिरी इत्यादि के जो क्षेत्र हैं, तो उन दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं उन्हें दक्षिणी पर्वतीय वनों के अंतर्गत रखा जाता है, और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें उत्तर पर्वतीय वन या हिमालय के पर्वतीय वनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो पर्वतीय वनों का अध्ययन दो वर्गों के अंतर्गत किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, और इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। यही बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उत्तरी पर्वतीय वन, उत्तरी पर्वतीय वन का मतलब है हिमालय के पर्वतीय वन। क्योंकि उत्तरी भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है वह हिमालय का क्षेत्र है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर और टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति तक पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तरी पर्वतीय वन है या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो वन है उनके स्वरूप में बदलाव देखने को मिलता है। गिरिपद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, या हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, या पूर्वोत्तर राज्यों का जिस क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आती चली जाएगी, और तापमान में कमी के साथ वनों का स्वरूप भी बदलता चला जाएगा। इसलिए ये लिखा हुआ है इस पहली लाइन में कि हिमालय के जो पर्वतीय वन क्षेत्र हैं उनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती वनों से लेकर अल्पाइन, चारागाह या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति तक मिलती है। कहने का मतलब है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। हिमालय के गिरिपद पर या हिमालय के आधार तल के निकट पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस बात को आप लोगों ने समझ ही लिया था कि इस क्षेत्र में हिमालय है, इस वाले क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो आपने समझ लिया कि हिमालय के गिरिपद पर या हिमालय के आधार तल के निकट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय के क्षेत्र में वनों के स्वरूप में अंतर आने लगा है। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यही बात मैंने अभी आप लोगों को समझाई थी। इस क्षेत्र में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ या पाइन के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होती है, घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो ब्लू पाइन और जो स्प्रूस प्रकार की जो वनस्पति है वह अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत ये वनस्पति आती है। तो जैसे जैसे हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वनस्पति के स्वरूप में भिन्नता आने लगती है। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है, और इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह का मतलब हो गया कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो अत्यधिक कम तापमान पर विकसित होती है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ये शंकुधारी प्रकार के वनों की बात हो रही है। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है,
और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन आदि पाई जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि जो हिमालय के क्षेत्र में पर्वतीय भाग है उसमें जो वनस्पति है उस वनस्पति के स्वरूप में क्षेत्र के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार विविधता देखने को मिलती है। और इस विविधता में जो वनों का स्वरूप है वह उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, पर्णपाती या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर अल्पाइन वनस्पति या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति तक की विविधता देखने को मिल सकती है। इसके बाद आ जाती है दक्षिण पर्वतीय वन। दक्षिण भारत में भी स्थलाकृतियों में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ ही लिया था कि जैसे मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पर विंध्य श्रेणी हो गई, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी हो गई, इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर पूर्वी घाट आकर मिलता है तो ये नीलगिरी का क्षेत्र हो गया। कहने का मतलब है भारत के दक्षिणी भाग में भी कुछ क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को दक्षिणी पर्वतीय वनों के अंतर्गत रखा गया है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी घाट का जो नीली लाइन दिखा रहा है। विंध्याचल और सतपुड़ा का क्षेत्र ये हो गया। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं, नीलगिरी का पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र यहाँ पर हो गया, जहाँ इधर पश्चिमी घाट और इधर से आने वाले पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें दक्षिण पर्वतीय वनों के अंतर्गत रखा जाता है। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। अब यहाँ पर एक विशेष जानकारी दी गई है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार जो यूपीएससी की या सामान्य रूप से जिसे आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है उस परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि भारत में शोलास के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दक्षिणी भारत में नीलगिरी के आसपास का जो क्षेत्र है, नीलगिरी, अन्नामलाई हिल्स, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये जो वनों का प्रकार है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो दक्षिणी भारत के नीलगिरी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरल, सिनकोना और बैटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। अब इसमें अगली जानकारी दी गई है बेलांचली व अनूप वन। बेलांचली का मतलब होता है लिटोरल या जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, एंड स्वयं फॉरेस्ट या दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। भारत में कई आर्द्र भूमियाँ हैं, कई दलदली क्षेत्र हैं और 70% भाग पर, इन आर्द्र भूमियों की 70% भाग पर चावल की खेती भी की जाती है। और भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है या फिर दलदली है। मैं इसे एक सरल शब्द लिख दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। आर्द्र का मतलब हो गया दलदली भूमि। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है जो इस प्रकार हैं। भारत में जो दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसे 8 वर्गों में रखा गया है और उन 8 वर्गों की जानकारी दी गई है यहाँ पर। और इन्हीं भूमियों में जो वनस्पति पाई जाती है उसी को बेलांचलीय या अनूप वनस्पति कहा जाता है या दलदली वनस्पति कहा जाता है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, गुजरात में राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय,
मध्य प्रदेश के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून जिसमें चिल्का झील आदि शामिल है। गंगा के मैदान में ताजे जल वाले कच्छ क्षेत्र या दलदली क्षेत्र। वेटलैंड्स। अगली जानकारी दी है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। कच्छ एवं अनूप क्षेत्र का मतलब दलदली भूमि। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। और 8वां जो वर्ग है दलदली भूमि का भारत में, वह हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेने वाली है कि अभी आप लोगों ने भारत की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके जो 8 वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा। भारत में जो दलदली भूमि में मुख्य रूप से जो वन उगते हैं उन्हें कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो दलदली भूमि में जो उगने वाले वृक्ष होते हैं या जो उगने वाले विकसित होने वाले वन होते हैं उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसमें इस प्रकार की वनस्पति या इस प्रकार के वृक्ष उगते हैं जिनकी जड़ें पानी में अधिक गहराई तक डूबी हुई होती हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, इस प्रकार के जो वन होते हैं, वे तटीय भागों में अधिक उगते हैं। तो अगर कहीं पर मैंग्रोव वन लिखा हुआ है, कहीं पर कच्छ वनस्पति लिखा हुआ है, कहीं पर दलदली वनस्पति लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंग्रोव वनों के बारे में ही बात की जा रही है। मैंग्रोव लवण, कच्छ, ज्वारी और सकरी खाड़ी पंख मैदानों और ज्वार नदों के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं और इसमें कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें ये विशेषता होती है कि वे दलदली भूमि में उग सकते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वे दलदली भूमि में या जल वाले क्षेत्रों में अधिक गहराई तक डूबी हुई होती हैं। इसमें बहुत से लवण से ना प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे वन विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के क्षेत्र होते हैं ये जैव विविधता के मामले में काफ़ी धनी होते हैं। और इसके साथ साथ जो तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं वे तटीय पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ये मैंने एक इमेज ले ली, ये आप लोगों को मैंग्रोव फॉरेस्ट या दलदली क्षेत्र में उगने वाले वनों को दिखाते हुए एक इमेज है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे यहाँ पानी भरा हुआ है और ये मैंग्रोव के वृक्ष हैं या मैंग्रोव प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक नीचे तक दलदली भूमि में या जल के क्षेत्र में धसी हुई होती हैं और अगर यहाँ पर बहुत तेज़ लहरें वगैरह आ जाएं तब भी ये जो वृक्ष होते हैं ये उखड़ते नहीं हैं। ये तटीय भागों में बाढ़ से, सुनामी से या जो सागरीय तरंगें होती हैं उनसे सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को ये आश्रय भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूँ कि 2011 की आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था कि जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं जो तटीय भागों में उगते हैं तो वे फॉरेस्ट जो किसी समुद्री आपदा, सुनामी तरंगों आदि से किस प्रकार से रक्षा करते हैं तटीय भागों की। उसका सबसे अच्छा उत्तर था, उसमें एक विकल्प दिया गया था कि इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वे आसानी से उखड़ते नहीं हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी जो जड़ें होती हैं वे बहुत अधिक गहराई तक नीचे दलदली भूमि में धसी हुई होती हैं। तो जब कभी सागरीय तरंगें, सागरीय लहरें या फिर सुनामी इत्यादि आ जाती है तो ये वृक्ष बहुत आसानी से उखड़ते नहीं हैं और ये क्या करते हैं, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सुनामी आ गई, बहुत अधिक लहरें आ गई, समुद्री लहरें, तो ये उनके आघात को झेल लेते हैं और उनके आघात को ये कम कर देते हैं। इससे तटीय भागों में सुनामी का या समुद्री तरंगों, लहरों इत्यादि का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो इनके या तटीय भागों में इन वनों के कई लाभ होते हैं। जैव विविधता से संबंधित भी होते हैं, सुरक्षा से संबंधित होते हैं, तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण संवर्धन से संबंधित होते हैं। आप लोगों की किताब में या एनसीईआरटी में जो मैंग्रोव के बारे में जानकारी दी गई है वह बहुत कम दी गई है
और संक्षेप में जानकारी दी गई है। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्सटेंडेड जानकारी अलग से ले ली है। भारत के प्रमुख मैंग्रोव स्थल, कि भारत के किस किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या तटीय क्षेत्रों में दलदली वन पाए जाते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें तो काफी कम जानकारी दी गई है। जैसे आप लोग मानचित्र देखिए, इसमें केवल 3 स्पॉट दिखाए गए हैं। ये सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर। बेलांचली व अनूप वन लिखा हुआ है, 1 2 3 एरिया दिखाए गए हैं। तो इससे ये मत समझिए कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये केवल इन्हीं 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी तट के साथ साथ और भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक और पश्चिमी तटीय भाग में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एक बार आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था मैंग्रोव फॉरेस्ट से संबंधित। एक तरफ मैंग्रोव की साइट्स दे दी। मैंग्रोव साइट्स का मतलब है कि उस क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मैंग्रोव वनों का काफ़ी बड़ा संकेंद्रण है, और दूसरी तरफ राज्य दे दिया। जैसे पूछ लिया, एक तरफ मैंग्रोव साइट दे दी धामरा और दूसरी तरफ कोई राज्य दे दिया, तो उनको मैच करने के लिए पूछा गया था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख मैंग्रोव स्थल की जानकारी ले ली है। और जानकारी मैंने कहाँ से ली है? पीआईबी। पीआईबी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। जब भी आप लोग कभी डेटा एक्सट्रैक्ट करें, कोई जानकारी आप लोगों को लेनी है या कोई किसी स्रोत पर आप या किसी टॉपिक पर ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, तब आप लोग कोशिश करें कि ऑथेंटिक या भारत सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें। तो आप लोग देखेंगे ये जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है उससे मैंने ये जानकारी ली है कि भारत के किस किस क्षेत्र में मैंग्रोव स्थल हैं, और उसका पूरा लिंक भी यहाँ पर दे दिया है। तो आप लोग चाहें तो इस वेबसाइट को ओपन कर लें। मैं साइड में हो जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये पूरा लिंक दिख जाए। तो इस वाली वेबसाइट से आप लोग ओपन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक राज्यवार या जो तटीय राज्य हैं उनमें किस किस क्षेत्र में मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनकी जानकारी दी है। वेस्ट बंगाल सुंदरवन के क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उड़ीसा में भितरकनिका महानदी के क्षेत्र में, सुवर्णरेखा के क्षेत्र में, देवी के क्षेत्र में, धामरा के क्षेत्र में, मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर के क्षेत्र में और चिल्का झील के आसपास मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था आईएएस की परीक्षा में, तो वो प्रश्न मेरे दिमाग में था, तो उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ये सारी मैंग्रोव साइट्स की जानकारी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ले ली है। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा क्षेत्र में, ईस्ट गोदावरी क्षेत्र में, कृष्णा क्षेत्र में, तमिलनाडु के पीचावरम, मुथुपेट, रामनद, पुलिकट, कजुवेली क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में और निकोबार के क्षेत्र में। केरला में कहाँ कहाँ है? वेम्बनाथ झील के आसपास। और अगली जानकारी है कन्नूर में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब अगली जानकारी दी है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ कहाँ है? कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़ या होनावर के क्षेत्र में, करवार के क्षेत्र में और मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन के क्षेत्र में। फिर गोवा के बारे में जानकारी दी है। गोवा तो एक छोटा सा राज्य है, तो गोवा के तटीय क्षेत्र में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में आचरा, रतनगिरी क्षेत्र, देवगढ़, विजयदुर्ग क्षेत्र, बेलदूर क्षेत्र, कुंडालिका, रेपडंडा क्षेत्र, मुम्ब्रा दीवा क्षेत्र, बिक्रोली क्षेत्र, श्रीवर्धन क्षेत्र, बैतरना क्षेत्र, बसई मनोरी क्षेत्र और मालवन क्षेत्र, ये महाराष्ट्र की मुख्य मैंग्रोव साइट्स हैं। और गुजरात के क्षेत्र में गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में और दमास उब्रात क्षेत्र में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो जानकारी ली है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और इससे पीछे केरल हो गया, तो ये भारत के पश्चिमी भाग में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर छोड़ दें तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, ये भारत के पूर्वी तट पर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के पूर्वी तटीय भाग में, इसकी एक मैं कॉपी ही ले रहा हूं,
इसका मतलब ये हो गया कि भारत के केवल पूर्वी तटीय भाग में ही मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पश्चिमी तटीय भाग में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये केवल जो 3 जानकारी दी हैं 3 साइट्स की, ये जानकारी अधूरी जानकारी है। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने कंप्लीट लिस्ट आप लोगों के लिए ले ली थी। मानचित्र भी मैंने लिया है। ये मानचित्र देखिए, इस मानचित्र में वही सारी साइट्स जो हैं राज्य के अनुसार दी गई हैं। ये जो मैप लिया है ये ISFR से लिया गया है। भारत में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके संरक्षण में या उसके अधीन ही प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर पर एक ISFR रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, और ये प्रत्येक 2 वर्षों के अंतर पर पब्लिश की जाती है। तो भारत में सभी प्रकार के वनों, वनस्पतियों, वृक्षों इत्यादि के बारे में जो कंप्लीट जानकारी प्राप्त होती है वह इसी ISFR रिपोर्ट से ही प्राप्त होती है। जो ISFR रिपोर्ट जो पिछली आई थी वह 2021 में आई थी, और 2021 के बाद ISFR रिपोर्ट 2023 में आ जानी चाहिए थी। लेकिन 2023 वाली रिपोर्ट अभी तक आज की क्लास होने तक पब्लिश नहीं हो पाई है। तो अभी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है भारत में प्रत्येक प्रकार के वनों से संबंधित, वह डेटा ISFR रिपोर्ट 2021 से लिया गया है। मैंने आप लोगों की किताब में देखा कि भारत में वनावरण के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन वह सब जानकारी आउटडेटेड है, वह काफ़ी पुरानी जानकारी दी गई है। अब उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से अपडेटेड डेटा सर्च करना चाह रहा था। तो मुझे जो ISFR रिपोर्ट जो लेटेस्ट मिली है वह 2021 की मिली है। उस ISFR रिपोर्ट से ही मुझे ये मानचित्र मिला है, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैंग्रोव स्थलों को दिखाया गया है। तो ये यहाँ से हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो, क्योंकि जब जूम करके इसे बोर्ड पे लिया गया तो जूम करने से इसकी क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई, और सबसे ऑथेंटिक मैप यही है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिंक ले लिए हैं। ये हो गया fsi.nic.in फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस लिंक को अगर आप लोग ओपन करेंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगी, और उस PDF में भारत में वनों के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ आपको ये वाला मानचित्र भी मिल जाएगा। या फिर आप अगर गूगल करते हैं कि डिफरेंट मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया और इमेजेस टैब पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि ये मैप आप लोगों को मिल जाए। तो जब ये मैप आप लोगों को मिल जाए तो जो राज्य के अनुसार जो डिफरेंट साइट्स हैं मैंग्रोव की, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जानकारी हो सकता है कहीं आपके काम में आ जाए। ISFR रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो उसका क्रक्स मैंने निकाला, और उसका क्रक्स निकाला तो अन्य प्रकार के वनों के साथ साथ भारत में मैंग्रोव वन की स्थिति की जानकारी भी मैंने ले ली। नवीनतम आकलन जो कि 2021 का ही है, क्योंकि आज की क्लास होने तक अभी तक भी ISFR रिपोर्ट 2023 पब्लिश नहीं हुई है। हो सकता है लोकसभा चुनाव की वजह से रोक दी गई हो या कोई अन्य कारण रहा हो, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है। 2021 की ही हमारे पास रिपोर्ट है। यहाँ पर एक सलाह मैं और देना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है वह ISFR 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन अगर किसी परीक्षा से पहले अगर ISFR 2023 की रिपोर्ट आ जाए और आप लोग किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं, तब मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि फिर आप लोग इस डेटा को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ISFR रिपोर्ट जब 2023 आएगी तो उसका जो मुख्य जो डेटा होता है वह मैगजीन्स वगैरह में पब्लिश हो जाता है। तब आप लोग एग्ज़ाम से पहले उस जानकारी को अपडेट करके ही जाइएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार 2021 की जो ISFR है उसके अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन 4,992 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव आच्छादन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसमें कुल मैंग्रोव का 42.33% है। इसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र क्रमशः गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश में है। मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर
के क्षेत्र में मैंग्रोव में वृद्धि हुई है 2 सालों में। महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव फॉरेस्ट की वृद्धि हुई है। तो ये जो तथ्यात्मक जानकारी है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये याद करने वाला ही है। तो आप लोग अगर किसी कॉपी वगैरह पर नोट करके ये सारी जानकारी याद कर सकते हैं, तो उस कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। अदरवाइज़ क्लास को पॉज करिए और जानकारी को याद कर लीजिए, उसके बाद क्लास आगे देखिए। स्लाइड्स भी मैं अपलोड करवा दूंगा, तो स्लाइड से प्रिंट निकलवा के भी आप लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो टेबल है, ये मैंने उसी ISFR रिपोर्ट से ही उसका स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कच्छ वनस्पति आवरण आकलन 2021। तो कच्छ वनस्पति का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक तरफ राज्य या संघ शासित क्षेत्र के बारे में लिखा गया है, फिर उसमें कुल कितने वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र, कितने वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। जैसे आंध्र प्रदेश में 405 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, गोवा में 27, गुजरात में 1175, कर्नाटक में 13, केरल में 9, महाराष्ट्र में 324, उड़ीसा में 259 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 45, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 2114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप में 3 वर्ग किलोमीटर और पुदुचेरी में 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये वाली जो टेबल है और ये जो स्लाइड है, इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए दी गई है। लेकिन फिर सलाह दूंगा कि अगर किसी एग्ज़ाम से पहले ISFR रिपोर्ट पब्लिश हो जाए अपडेटेड 2023 वाली, तो इस जानकारी को अपडेट करके जाइए। भारत में वन आवरण, आप लोगों की किताब में NCERT में जो जानकारी दी गई है, वह काफ़ी पुरानी जानकारी दी गई है, उसको पढ़ने का अब कोई भी मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अब आप लोगों के लिए अपडेटेड जानकारी मैंने यहाँ पर ले ली है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से, ISFR 2021 की ये रिपोर्ट है और इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। भारत में 1952 में जो वन नीति लागू की गई थी, भारत में आज़ादी से पहले ही 1894 में ही सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी या वन नीति लागू की गई। उसके बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति थी, वह 1952 में लागू की गई थी। उस 1952 की वन नीति में ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। उस वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया और उसमें भी इस लक्ष्य को यथास्थिति बनाए रखा गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। वर्तमान समय में भी भारत के 24.62% भाग पर ही वन और वृक्षों का आवरण है। यहाँ पर एक जानकारी और दी है, वन और वृक्ष आवरण। वन आवरण का मतलब है कि जहाँ पर एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है वन क्षेत्र। और जहाँ पर खुदरा क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, उनको भी ISFR में काउंट किया जाता है। तो उनको वृक्ष आवरण के अंतर्गत या ट्री कवर के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो कुल वन क्षेत्र और कुल वृक्ष आवरण को मिलाकर भी भारत में 24.62% भाग पर ही वन और वृक्ष आवरण पाया जाता है। वनावरण क्षेत्र 21.71% और जबकि वृक्ष आवरण क्षेत्र 2.91% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तथा महाराष्ट्र आते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा तथा महाराष्ट्र पांचवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमिक रूप से ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जिनमें पहला स्थान मध्य प्रदेश का है।
कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, मिजोरम के 84.53% भाग पर वन पाए जाते हैं और इस मामले में ये प्रतिशत क्षेत्रफल के मामले में मिजोरम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर मेघालय हो गया, चौथे स्थान पर मणिपुर हो गया और पांचवें स्थान पर नागालैंड का क्षेत्र हो गया। अगली जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने निकाली है ISFR रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है और यही 33% का लक्ष्य भारत की वन नीति में निर्धारित किया गया है। तो भारत के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जिन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में भारतीय वन नीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। और ये 2 लिंक हैं आप लोगों के लिए। पहला FSI की वेबसाइट से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक है, दूसरा संस्कृति IS का ही एक लिंक है। संस्कृति IS की जो वेबसाइट है उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अपलोड किया जाता है। तो जो दूसरा लिंक है वह संस्कृति IS का है। इस संस्कृति IS की वेबसाइट पे भी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 है उसका क्रक्स डाला गया है। तो आप लोग संस्कृति IS की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और FSI की वेबसाइट से कंप्लीट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वन संरक्षण अगला टॉपिक है आपके इस अध्याय में। भारत में जो वन है उनको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है और भारत में वनों को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की और जिसे 1988 में संशोधित किया गया। भारत की जो पहली वन नीति थी वह 1894 में लागू की गई थी। तो 1894 में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जो 1894 में जो वन नीति लागू की गई थी वह उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जो वन नीति लागू की गई थी वह 1952 में लागू की गई थी और उस वन नीति में वनों के संरक्षण के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कुछ प्रावधान किए गए थे। फिर समय की मांग के अनुसार उसी वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद उस नीति में कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए, ऐसे प्रावधान किए गए कि भारत के वनों को संरक्षित रखा जा सके। प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं, उनको देखिए। देश में 33% भाग पर वन लगाना और 33% भाग में लगभग इस तरह से लिखना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिली एरियाज हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 60% भाग पर, 60% भाग पर और मैदानी भागों में 25% भाग पर। और कुल देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 या 33% भाग पर वन लगाना। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, आनुवांशिक पूल इत्यादि का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना। बाढ़ और सूखा नियंत्रण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वन होते हैं वे बाढ़ और सूखा नियंत्रण में भी लाभदायक होते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं। तो मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना भी भारत में वन नीति का एक उद्देश्य था, क्योंकि वनों को रोपित करके ये लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते थे। निम्नीकृत भूमि पर, निम्नीकृत भूमि का मतलब है डाउनग्रेडेड भूमि या निम्न गुणवत्ता वाली भूमि, और सामान्य शब्दों में कहना चाहिए कि जो व्यर्थ या बंजर भूमि है, तो उस व्यर्थ या बंजर भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। यहाँ पर एक शब्द आया है सामाजिक वानिकी। इस सामाजिक वानिकी को अगली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ लेंगे। सामान्य रूप से सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि स्थानीय समुदाय के लोगों को वन रोपण में, वृक्षारोपण में शामिल करना और इस प्रकार से वनीकरण को बढ़ावा देना।
वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना का मतलब है कि जैसे ईंधन के रूप में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो उनके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराया जाना। मान लीजिए मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया गया, या अभी पिछले कुछ समय में भारत सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ईंधन के लिए जो लोग वनों के शाखाओं, टहनियों इत्यादि पर निर्भर हैं, उनको ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना, जिससे वृक्षों को सुरक्षित रखा जा सके। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। तो ये सारे मुख्य वन नीति के उद्देश्य थे, जिससे इन उद्देश्यों को पूरा करके भारत में वन संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। जो शब्द आया था सामाजिक वानिकी, अब उसको भी समझ लीजिए। सामाजिक वानिकी को कुछ जगह इस तरह से परिभाषित किया गया है कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब ये होता है कि स्थानीय समुदाय, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, स्थानीय समुदाय को वनीकरण और वृक्षारोपण के माध्यम से वनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना और इस प्रकार से देश के वन आवरण में, वृक्ष आवरण में वृद्धि करना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, व्यर्थ भूमि का कल्याण करना और इसके साथ साथ वृक्षों से या जो वनों से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनके लाभों को अधिक लोगों तक पहुंचाना। ये सारे उद्देश्य होते हैं सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री के। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। सामाजिक वानिकी में क्या किया जाता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी शहरी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को या समाज के लोगों को ही वृक्षारोपण करने, वन रोपण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो समाज के स्थानीय लोग वृक्षारोपण करते हैं, वनों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण होता है, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद मिलती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी के अंतर्गत क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में किसी पार्क के क्षेत्र में या किसी सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे या खाली पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना और उस पेड़ लगाने, उस वृक्षारोपण में स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना, स्थानीय लोगों को शामिल करना। ये है कॉन्सेप्ट शहरी वानिकी का। ग्रामीण वानिकी के 2 वर्ग हैं। एक हो गया कृषि वानिकी और दूसरा हो गया समुदाय वानिकी या समुदाय कृषि वानिकी। इनको भी समझ लीजिए। कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि किसान अपनी व्यर्थ भूमि, कोई खाली पड़ी हुई भूमि, बंजर भूमि या जो फसल वाली भूमि होती है उसमें वृक्षारोपण भी करता है और वृक्षारोपण के साथ साथ में खाद्यान्न वाली फसलें भी उपजाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये कोई खेत हो गया, तो इस खेत के किनारे किनारे जो मेड़ हैं उनके किनारे किनारे वृक्ष लगा दिए और बीच में खाद्यान्न फसलें उपजा ली। बीच वाले क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें, गेहूं, धान, ये सारी फसलें उपजानी। ये होती है कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री। या इसका एक प्रारूप ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई खेत हो गया, तो इसमें बीच बीच में इस तरह से लाइनों के क्रम में तो इस प्रकार से लाइनों के क्रम में वृक्ष लगा लिए और बीच की ये जो खाली भूमि है उसमें कुछ फसलें इत्यादि बोली। इस वाले क्षेत्र में ये जो खाली जो जगह मिल रही है
उस वाले क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें बोली। तो इस वानिकी को कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी। तीसरा होता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी से समुदाय कृषि वानिकी, इसको समझना रह गया है। और समुदाय जो कृषि वानिकी है ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत, इसमें क्या किया जाता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक भूमि पड़ी होती है, जिसे सामान्य शब्दों में कहा जाता है ग्राम समाज की भूमि या किसी समुदाय की भूमि, जैसे कोई चारागाह हो गया, कोई तालाब के किनारे के आसपास की भूमि हो गई या कोई अन्य सरकारी भूमि हो गई जो किसी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो ऐसी सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, इसे कहा जाता है सामुदायिक वानिकी। तीसरा जो वर्ग है सोशल फॉरेस्ट्री का, वह हो गया फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में क्या होता है कि किसानों को अपने खेतों में या अन्य भूमि पर जो वाणिज्यिक रूप से अधिक लाभ देने वाले, अधिक कीमत वाले या अधिक आर्थिक महत्व वाले वृक्षों को रोपण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे मैंने इसको व्यवहारिक रूप से देखा है फार्म वानिकी, कि मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में जो लोग खेती करते हैं, तो अभी से कुछ समय पहले वो लोग क्या करते थे कि कुछ लोग जो जागरूक लोग थे, तो वो क्या करते थे कि अपने खेत में पॉपुलर जैसे वृक्ष लगा देते थे। और वे जब वृक्ष तैयार हो जाते थे तो उन्हें बेचने पर बड़े पैमाने पर पैसा मिलता था, इकट्ठा पैसा मिलता था। तो इस प्रकार के आर्थिक महत्व वाले या वाणिज्यिक महत्व वाले वृक्षों को लगाना फार्म वानिकी के अंतर्गत आता है। यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ साथ औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसी बात को हम लोगों ने अभी समझा था, खाद्यान्न फसलें भी और किनारे पर या बीच बीच में पेड़ों को लगाना, ये हो गई कृषि वानिकी। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव के चारागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पटरी के साथ साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना, और इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें बेलाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। और फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक या वाणिज्यिक महत्व वाले या आर्थिक महत्व वाले, जिन्हें बेचने पर अधिक पैसा मिलता है, उन वृक्षों को लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। तो ये टॉपिक था छोटा सा सामाजिक वानिकी, और सामाजिक वानिकी को भी प्रोत्साहन देकर वनीकरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगली जानकारी दी है वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण। यहाँ पर वन्य प्राणियों या वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पहली जानकारी जो समझनी हमें वह ये है कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है। पूरे विश्व में जो हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता के, जो अति तप्त स्थल हैं, उनकी संख्या 35 के आसपास है, और उन 35 में से 4 हॉटस्पॉट भारत के क्षेत्र में हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अधिक है, लेकिन वह जैव विविधता विभिन्न कारणों से संकट में है। उस जैव विविधता में कमी आ रही है, जीवों की विविधता में विभिन्न कारणों से कमी आ रही है। इसलिए भारत में वन्य जीवों की ओर संरक्षण की या भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की ओर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। और भारत में जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या क्यों कम हो रही है, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, वे संकटग्रस्त क्यों हो रहे हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है। अब वनों के दोहन की गति तेज हुई है, कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए वनों को काटा जा रहा है, उद्योग कोई लगाना है तो उसके लिए वनों को काटा जा रहा है।
इससे क्या हो रहा है, वनों का क्षेत्र ही कम होता चला जा रहा है। अब जब किसी का घर छीन लोगे तो वो रहेगा कहाँ? जैसे मान लीजिए कोई वन्य प्राणी है जो वन क्षेत्र में रहता है, अब जब आपने जंगल ही काट दिया तो वह प्राणी नष्ट हो जाएगा। तो वनों का नष्ट होना या आवास का विखंडन वन्य जीवों के संकटग्रस्त होने का या वन्य जीवों की संख्या कम होने का वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण है। उसी के बारे में जानकारी दी है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है, आवासों का विखंडन हुआ है। इस वजह से वन्य जीवों की संख्या कम हुई है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया। रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। क्या होता था क्या, अभी भी कुछ क्षेत्र में ये सब कुछ प्रचलित है कि कुछ क्षेत्रों में जानवरों का शिकार करना एक बहुत ही अच्छा खेल माना जाता है कि राइफल लेके, बंदूक लेके गए किसी वन क्षेत्र में और किसी वन्य जीव की हत्या कर दी और उसके बाद फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी भरे कृत्य करके भी लोगों ने वन्य जीवों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाया है। तो इसीलिए लिखा है, रजवाड़ों संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। पशुओं से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पशुओं के विभिन्न अंगों से निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। कहीं पर पशुओं के सींगों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कहीं पर पशुओं के किसी विशेष अंग में मिलने वाली चर्बी या फैट से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो उन सब दवाइयों के लिए या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छी कीमत पर, बहुत अधिक कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं, उनकी तस्करी वगैरह की जाती है। तो इन सब कारणों से भी वन्य जीवों को मारा जा रहा है। इससे भी वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, वैधानिक उपाय किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। और इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है वह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसे इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहा जाता है। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में बनाया गया था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। इस अधिनियम के तहत 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं और उन अनुसूचियों में संकट के आधार पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों या विभिन्न प्रकार के जीवों, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को रखा गया है और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि की भी स्थापना की गई। और वर्तमान समय ये है कि वर्तमान समय में 106 नेशनल पार्क हैं। और 567, मैं आज ही देख रहा था, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य। हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व, समुदाय रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण आगार इत्यादि की स्थापना की गई है और वनस्पतियों, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया है। हाल ही का जो संशोधन है वह इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 2022 में किया गया था, जो कि वह संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया और उसमें वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को जोड़ा गया है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण
वन्य प्राणी या वन्य जीव, वन्य प्राणी अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद भी कई विशेष अधिनियम, कई विशेष योजनाएं, कई विशेष कानून पारित किए गए जो कुछ विशेष प्रजाति के वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित हैं। जैसे भारत में 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया गया, और उस प्रोजेक्ट टाइगर अभियान के तहत भारत में टाइगर रिजर्व्स इस्टेब्लिश किए गए। टाइगर रिजर्व का मतलब हो गया बाघ अभयारण्य। तो उन बाघ अभयारण्य को स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि भारत में बाघों की जो संख्या कम हो रही है उसको रोकना और भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाना, जिससे कि भारत में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति को बनाए रखा जा सके। इसी प्रकार से 1992 में भारत में एलिफेंट परियोजना शुरू की गई। इसी प्रकार से 2006 में एशियन बल्चर या गिद्ध संरक्षण के लिए योजना शुरू की गई। तो भारत में कई ऐसे कानून बनाए गए, कई योजनाएं शुरू की गई, कई स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलाए गए या प्रजाति विशेष के संरक्षण के लिए कानून बनाकर प्रयास किए गए, ताकि उस प्रजाति को संरक्षण दिया जा सके, उसे विलुप्त होने से बचाया जा सके। जो अभी मैंने आपसे बात की थी प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, और इसके तहत भारत में टाइगर रिजर्व्स स्थापित किए गए थे। और वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व्स की जो संख्या है वह 54 है। नेशनल पार्क्स की संख्या 106 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 567 है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो 1973 में शुरू किया गया था, टाइगर रिजर्व्स की संख्या 54 है। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि एक आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार की है। इस पीडीएफ में वैसे तो मैं आप लोगों को ये पर्यावरण का जो चैप्टर है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको पढ़ाते समय मैं आप लोगों को देने वाला था, लेकिन जब ये जानकारी आ ही गई सामने और आपको ये पीडीएफ देनी ही है, तो फिर मैंने उसको यहीं पर ले लिया है। इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। इसके बाद मैंने भारत में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं जो कि रामसर वेटलैंड्स के तहत शामिल हैं, उनकी जानकारी, भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी जानकारी, भारत में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी जानकारी, भारत में 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, उसके तहत जो एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए थे उनकी जानकारी, भारत की जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी जानकारी, जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी जानकारी, भारत के जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी जानकारी, भारत के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी जानकारी, भारत में जो नेशनल पार्क हैं उनकी जानकारी, और भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी जानकारी मैंने यहाँ एक पूरी फाइल में ले ली है। और ये फाइल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, और जो चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर की होती हैं उन चीज़ों के लिए भी मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मिलती रहे। तो ये जो फाइल है ये मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। तो इसमें जो जानकारी तथ्यात्मक दी गई है आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, वह जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों के काम में जरूर आएगी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जितने भी टाइगर रिजर्व्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उन सब की जानकारी उस पीडीएफ की फाइल में दी है, वो फाइल मैं अपलोड करवा दूंगा। तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब की चर्चा हम लोगों ने अभी की, और एक पीडीएफ मैंने दिखाया जिसमें जो टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स हैं उन सब चीज़ों की जानकारी दी हुई है।
भारत में एक अन्य संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है और वह प्रयास किया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व्स के माध्यम से। 3 अवधारणाएं हो गई। एक हो गया नेशनल पार्क्स, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क होते हैं, इनको स्थापित किया गया है भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके तहत इनको स्थापित किया गया है। तो समानता ये है कि इन दोनों ही प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है। कुछ इनमें छोटे छोटे से अंतर भी है, उसे भी समझ लीजिएगा। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं या जो वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं, वे हो सकता है कि ये किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए हों, लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं उस पूरे एरिया में जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनके लिए और उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क को गठित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे थोड़े कम सख्त होते हैं, उनमें उन्हें थोड़ा लचीला बनाया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क के क्षेत्र में संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे अधिक सख्त होते हैं। इसके अलावा किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता है। और सामान्य सा एक अंतर ये भी होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्षेत्र होता है वह छोटा होता है, कम होता है, नेशनल पार्क का क्षेत्र बड़ा होता है। और इन दोनों की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। ये सामान्य से 2-3 अंतर थे। भारत में वन्य जीवों और पारिस्थितिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अन्य प्रकार भी है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हिंदी शब्द है जीव मंडल निचय। जीव मंडल, कुछ जगह जैव मंडल भी लिखा जाता है, जीव मंडल निचय, बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत की जाती है। यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो उस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व के विभिन्न देशों में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको स्थापित किया गया था, भारत में भी किया गया था। और बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो उद्देश्य है, जीव मंडल निचय या फिर बायोस्फीयर रिजर्व एक ही बात है, इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं जीव मंडल निचय को। उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे उनको स्थापित करने के पीछे? पर्यावरण और विकास का मेलजोल, पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन रहे, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण हो सके, उसके साथ साथ अनुसंधान और देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी निर्माण किया जा सके, रिसर्च वगैरह भी होता रहे। तो इन 3 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को के 1971 में शुरू किए गए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत ही विश्व के विभिन्न देशों में बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। और उसी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ही भारत में भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वर्तमान समय में, उनकी संख्या है 18। ये जानकारी दी गई है, यहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस एनसीईआरटी की टेबल में, ये एनसीईआरटी से ही ली गई टेबल है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व
किस डेट को उनको नामित किया गया उसकी जानकारी, और उनका उन बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्र है वह किस किस क्षेत्र में विस्तृत है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर याद कर लेनी चाहिए और इसको अभ्यास भी कर लेना चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस क्षेत्र में है। मैंने एक मानचित्र ले लिया है, इसमें भारत के जो मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी जानकारी मानचित्र पर दी है। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नंदा देवी का क्षेत्र है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अचन कमर अमरकंटक का जो क्षेत्र है वह यहाँ पर है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, नीलगिरी ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में स्थापित किया गया था। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के क्षेत्र में, कंचनजंगा सिक्किम के क्षेत्र में, मानस डिब्रू साइखोवा असम के क्षेत्र में, और ये दिहांग वैली बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये मानचित्र आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग मानचित्र को खुद से भी सर्च करना चाहें तो खुद से भी सर्च करके ये जो लोकेशंस हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की, ये आप लोग ट्रेस कर सकते हैं, और इनकी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ पर भी दे दी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी जानकारी। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनकी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी और मानचित्र भी दर्शा दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से ही कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें इन्हीं में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को जो वैश्विक नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का उसमें शामिल किया गया है। तो विश्व नेटवर्क में शामिल भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें आप लोग देखेंगे कि 12 इन्हीं 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये जानकारी भी अलग से मैंने आप लोगों के लिए ले ली है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो बोल्ड कलर से दिखाया गया है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अगस्तमलाई, कच्छ का रण, ठंडा रेगिस्तान, ये रेगुलर फॉन्ट में है, ये ज़्यादा डार्क नहीं है। इसमें से जो डार्क कलर से आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं निशान लगाए दे रहा हूँ, नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचन कमर अमरकंटक, कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। इसमें जो जानकारी दी गई है तो ये 10 जो बोल्ड करेक्टर से लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व के ग्लोबल नेटवर्क या वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। लेकिन ये जानकारी पुरानी हो गई है। वर्तमान समय में 10 नहीं बल्कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो जानकारी नहीं दी गई है, इस जानकारी में अगर इसी टेबल में अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो एक तो हो गया कंचनजंगा, कंचनजंगा को भी वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है, और एक हो गया पन्ना, पन्ना को भी वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसे 2018 में शामिल किया गया, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इसको 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो कई बार स्टेट पीसीएस में या आईएएस की परीक्षा में या फिर अन्य वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 3-4 नाम लिख के दे दिए बायोस्फीयर रिजर्व के और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल है या शामिल नहीं है। तो आप लोग अगर ये 12 जो लिस्ट यहाँ पर जो दी गई है उनको अगर आप याद करके जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में जानकारी दी गई थी उसमें केवल 10 बायोस्फीयर रिजर्व की जानकारी दी है। वर्तमान समय में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है, और इस क्लास में बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में
जानकारी देते हुए 3-4 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में 3-3 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे सुंदरवन के बारे में, नंदा देवी के बारे में, तो उनको आप लोग उस एनसीईआरटी की बुक से पढ़िएगा। और मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि किसी भी क्लास को देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी से उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, और जो आपके डाउट्स रह जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, उनको किसी पेपर पर आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब डाउट सेशन अरेंज करेंगे, तो जो आपके डाउट्स होंगे, उनको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँगा। और आज की क्लास में इतना ही। ये जो पीडीएफ आज मैंने दिखाई थी, इसको मैं ऐप पर अपलोड करवा दूँगा, और इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।